एकमात्र तरीका है जिससे मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। अंदर जाने से पहले मुझे पता होता है कि मैं कहाँ बाहर निकल रहा हूँ। किसी ट्रेडिंग पर पोजीशन का साइज स्टॉप द्वारा निर्धारित किया जाता है और स्टॉप टेक्निकल आधार पर निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट किसी ट्रेडिंग लिमिट के बीच में है तो उस लिमिट के भीतर अपना स्टॉप लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बाहर निकाले जाने की संभावना है। मैं हमेशा अपना स्टॉप किसी टेक्निकल बैरियर से परे रखता हूँ। क्या आपको यह प्रॉब्लम नहीं आती कि बहुत से दूसरे लोग एक ही स्टॉप पॉइंट का उपयोग कर रहे होंगे और मार्केट उस स्टॉप लेवल की ओर आकर्षित हो सकता है? मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि टेक्निकल बैरियर के बारे में बात यह है कि यदि आप सही हैं तो मार्केट को वहां नहीं जाना चाहिए। मैं उस पॉइंट से बचने की कोशिश करता हूं जिसे फ्लोर ट्रेडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी मैं अपना स्टॉप किसी स्पष्ट पॉइंट पर रख सकता हूं अगर मुझे लगता है कि वह बहुत दूर है या आसानी से पहुंचना बहुत मुश्किल है। एक एक्चुअल एग्जाम्पल के लिए, हाल ही में शुक्रवार की दोपहर को बॉन्ड्स ने एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग रेंज के बाहर हाई वोलेसिटी ब्रेकडाउन देखा। जहां तक मैं बता सकता हूं, प्राइस में यह बदलाव पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाला था। मुझे इस आधार पर बॉन्ड सेलिंग में बहुत सहजता महसूस हुई कि यदि मैं ट्रेडिंग के बारे में सही था तो मार्केट को पिछले ओवरहेड कंसोलिडेशन की एक निश्चित अमाउंट के माध्यम से इसे वापस नहीं करना चाहिए। वह मेरा स्टॉप था। मैं उस पोजीशन में आसानी से सो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ट्रेडिंग से बाहर हो जाऊंगा। स्टॉप के बारे में बात करते हुए मेरा मानना है कि जिस साइज में आप ट्रेडिंग करते हैं उसके कारण आपके स्टॉप हमेशा मेंटल स्टॉप होते हैं, या क्या यह जरूरी नहीं कि सच हो? आइए इसे इस तरह से कहें, मैंने अपनी लाइफ इस तरह से ऑर्गेनाइज की है ताकि रुकावटों का ध्यान रखा जा सके। वे कभी फ्लोर पर नहीं होते, लेकिन वे मेंटल भी नहीं होते। आखिरकार आपको क्या बताता है कि आप किसी प्रमुख पोजीशन ट्रेड में गलत हैं? आपका स्टॉप पॉइंट आपके प्रारंभिक नुकसान को लिमिट कर देगा, लेकिन यदि आप अभी भी ट्रेडिंग के अंडरलाइंग फंडामेंटल एनालिसिस में विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसे फिर से आजमाएंगे। यदि आप मार्केट की सामान्य डायरेक्शन के बारे में गलत हैं तो क्या आपको सिलसिलेवार नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? आप किस पॉइंट पर ट्रेडिंग विचार को त्याग देते हैं? सबसे पहले, पैसे का लॉस ही मुझे धीमा कर देता है, इसलिए मैं अपनी पोजीशन कम कर देता हूं। दूसरे, आपके द्वारा बताई गई पोजीशन में टेक्निकल पिक्चर में बदलाव मुझे दूसरे विचार देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं डॉलर पर रिसेशन का रुख रखता हूं और एक प्रमुख इंटरमीडिएट हाई पार कर चुका हूं, तो मुझे अपने अप्रोच का रीएवल्यूएट करना होगा। पहले आपने उल्लेख किया था कि आपने अपना खुद का ट्रेड फॉलोइंग सिस्टम डेवलप किया है ताकि यह पता चल सके कि ऐसे सिस्टम के तहत मैनेज बड़ी मात्रा में मनी के मार्केट में आने की उम्मीद की जा सकती है। क्या आप अपनी द्वारा मैनेज मनी के किसी भी हिस्से का ट्रेडिंग करने के लिए अपने स्वयं के ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? हाँ, लगभग 5%। क्या यह आपके कॉन्फिडेंस का लेवल है? मुझे लगता है कि यह नेगेटिव 5% नहीं है, इसलिए यह और भी बुरा हो सकता है। कुल मिलाकर मेरे सिस्टम्स पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें वॉलेटिलिटी की विशेषताएं और रिस्क कंट्रोल से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि वे मेरी अदर ट्रेडिंग से डाइवर्सिफिकेशन की ऑफर करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ हद तक उपयोग करता हूं। क्या आपको लगता है कि कभी ऐसा सिस्टम डेवलप करना संभव है जो एक अच्छे ट्रेडर के समान ही काम कर सके? मुझे लगता है कि इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे सिस्टम की सीखने की विशेषताओं को बहुत अधिक डेवलप करना होगा। कंप्यूटर सीखने में तभी अच्छे होते हैं जब इंफॉर्मेशन और प्रेसिडेंट के स्पष्ट हिरार्कीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए एक्सपर्ट सिस्टम बहुत अच्छी है क्योंकि रूल बहुत स्पष्ट हैं। ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप करने में प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट गेम के रूल बदलते रहते हैं। मैंने एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपर्स के साथ काम करने में कुछ टाइम बिताया है और हमने कंक्लूजन निकाला है कि ट्रेडिंग इस अप्रोच के लिए एक खराब उम्मीदवार था, क्योंकि ट्रेडिंग निर्णयों में कई प्रकार के ज्ञान शामिल होते हैं और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के रूल बदलते रहते हैं। क्या यह फैक्ट
कि आप अपने शुरुआती वर्षों की तुलना में बहुत अधिक साइज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे और अधिक कठिन बना देता है। मेरे ट्रेडिंग के ऑप्टिमम साइज के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी वाले बहुत कम मार्केट है। आप वर्तमान में कितने पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं? $650 मिलियन से अधिक का। मेरा मानना है कि इसमें से आधे से अधिक कैपिटल एप्रिसिएशन के कारण है। हाँ, पिछले वर्ष का प्रॉफिट लगभग $300 मिलियन था। ऐसे कौन से मार्केट हैं जिनमें अनसफिशिएंट लिक्विडिटी के कारण ट्रेडिंग करने में आपको वास्तव में परेशानी होती है? ऐसे मार्केट का एक एग्जाम्पल जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जिसमें लिक्विडिटी अक्सर खराब होती है, कॉपर है। कॉपर के मामले में मैं हाथी हूं। प्रॉब्लम बनने से पहले कॉपर जैसे मार्केट में किस प्रकार का साइज आराम से ले जाया जा सकता है? मैं कहूंगा एक दिन में आप आराम से 500 से 800 कॉन्ट्रैक्ट मूव कर सकते हैं, असुविधाजनक रूप से उससे कुछ अधिक। लेकिन कॉपर की डेली वॉल्यूम वर्तमान में केवल 7,000 से 10,000 कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें से अधिकांश लोकल ट्रेडिंग या स्प्रेड है। इसके अगेंस्ट टी बॉन्ड्स मार्केट में आप बिना किसी प्रॉब्लम के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट मूव कर सकते हैं। आप इंटरबैंक करेंसी मार्केट में बहुत बड़े साइज में भी मूव हो सकते हैं। क्या आप कॉफी जैसे मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें गहरी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन कभी कभी भारी रुझान डेवलप हो सकता है? हाँ, मैंने पिछले साल कॉफी का ट्रेड किया और इसमें कुछ मिलियन डॉलर कमाए। अब अगर मैं $600 मिलियन का मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मैं काफी ट्रेड पर $2 मिलियन का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो यह वास्तव में उतना मायने नहीं रखता है। वास्तव में यह काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि मैं कॉफी पर ध्यान केंद्रित करने में जो टाइम और ऊर्जा खर्च करता हूँ, उससे करेंसी मार्केट पर